वेलकम टू चार्टर्ड स्टडीज। मेरा नाम है आदर्श लेसेटा। मैं आपको पढ़ाऊंगा सीए फाउंडेशन का पूरा लॉ, यानी 7 एक्ट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और भी एक्ट जो है मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। अब आपने साइंस बैकग्राउंड से किया है या कॉमर्स बैकग्राउंड से किया है 11th-12th, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही साइंस वाले हो चाहे आप कॉमर्स वाले हो, दोनों के लिए ही ये नया सब्जेक्ट है। कॉमर्स वालों ने अकाउंट्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स तो कभी ना कभी पढ़ के रखा है, लेकिन लॉ पढ़ के नहीं रखा है। अब आपको इससे डरना नहीं है। मैं कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, उनका ध्यान जरूर रखना है अगर आप लॉ में स्कोर करना चाहते हैं और सीए फाउंडेशन पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो। अब सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कौन से एक्ट इसके अलावा और है जो लॉ के अंदर कवर्ड है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट का सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपके इसमें, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया। अब आपको इसमें एक नाम बड़ा फेमिलियर लग रहा होगा, पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि ये आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स करके सुना होगा 12th में अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है, और पार्टनरशिप वर्ड्स इन जनरल भी सुना होगा। इसलिए सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करेंगे। ये आपको एक कंफर्ट देगा और एक रिदम देगा, जिससे आप लॉ को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं लॉ पढ़ते हुए। सबसे पहले कंसेप्चुअल क्लियरिटी, कि आपको मैं अगर कोई सेक्शन बता रहा हूं, कोई लॉ बता रहा हूं, तो उसको एज इट इज याद रखना मुश्किल है, लेकिन अगर आपने कंसेप्ट बिल्ड किया तो आप उसको लंबे समय तक रिटेन कर सकते हो और एग्जाम में अप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि आपके एग्जाम में भाई सीधी केस स्टडीज या क्वेश्चंस नहीं आने वाले। केस स्टडीज आएगी तगड़ी और उनको सोल्व करना पड़ेगा आपको। कनेक्टिविटी आपको बना के रखना है। आप बहुत सारे सेक्शंस पढ़ने वाले हो, इतने सारे सेक्शंस याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने कनेक्ट किया एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से, वो आपको बहुत काम में आएगा, एक एक्ट को दूसरे एक्ट से। अब जैसे पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाऊंगा आपको, तो उसके अंदर एग्रीमेंट है। अब पार्टनरशिप एक्ट के अंदर एग्रीमेंट वर्ड है, तो एग्रीमेंट का मतलब समझने के लिए जाना पड़ेगा आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेफरेंस लेने, तो इसलिए कनेक्टिविटी बना के रखना जरूरी है। अब मैं तो आपको नोट्स दूंगा ही, प्रोवाइड करूंगा ही, आईसीआई की मॉड्यूल भी है आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप पर्सनल नोट्स अपने खुद के भी बनाएं, ताकि आप उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करके लिख सकें, ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप पढ़ के रिवीजन करके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से, चार्टर्ड स्टडीज की टेस्ट सीरीज भी है और आप मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। इससे आपका एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है प्रिपरेशन, क्योंकि आपको याद तो है लेकिन आपका एग्जाम फियर हटता है और आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, वहां पे प्रेशर रिड्यूस हो जाता है आप पे से। फिर मल्टीपल रिविजन्स आपका डिपेंड करता है कि आपकी रिटेंशन पावर क्या है, उस तरीके से आप रिविजन पैटर्न तो अपना अपने आप से ही चूज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट बात, इस सब्जेक्ट से डरना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी लेनी है। आपको इसको समझने में मुश्किल नहीं आएगी, जहां तक मैं समझता हूं कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बन सकती है। आपको इसमें प्रॉब्लम एक ही जगह आ सकती है कि मेमोराइज कैसे करना है, उसके लिए लगेगा पेशेंस और रिवीजन, और राइटिंग प्रैक्टिस जितनी आप ज्यादा इसके लिए कर सकते हो उतना बेटर है। तो अब शुरू करते हैं अपने पार्टनरशिप एक्ट 1932, पहला एक्ट है अपना। इसका अच्छा खासा वेटेज आईसीआई ने देके रखा है आपको, 15 मार्क्स तक का तो इसके अंदर डेफिनेटली आ जाएगा, और ये आपका इजी टॉपिक है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर आपको मिल सकते हैं तो इसी पर से मिल सकते हैं मैक्सिमम। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसके अंदर डेफिनेशन पार्टनरशिप का आप क्या मतलब समझते हैं। आपने अकाउंट्स में जनरल टर्म्स में सुना होगा कि 2 या 2 से ज्यादा लोग जब साथ में आके बिजनेस करें तो पार्टनरशिप है। अब कॉमर्स वालों के हिसाब से बताओ तो उन्होंने ये पढ़ लिया होगा कि 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर जब साथ में आके बिजनेस करते हैं और उससे प्रॉफिट अर्न करके शेयर करते हैं तो वो होगा पार्टनरशिप। लेकिन लॉ आपको एक और टेक्निकल टर्म से जोड़ देता है यहाँ पर, म्यूचुअल एजेंसी, जो कि बहुत इसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप प्रूव करने के लिए। सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्लियर लॉ की लैंग्वेज में अगर देखें तो, इट इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स बाय रनिंग अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनीवन और मोर एक्टिंग फॉर देम। आखिरी वाली लाइन गई है ऊपर से आपके, स्टार्ट की बातें आप समझ लीजिए। पहले 2 या 2 लोगों का ऐसा रिलेशनशिप है पार्टनर वाला, 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में आ रहे हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, उन्होंने एग्री किया है, एग्री वर्ड याद रखिएगा, एग्री किया है प्रॉफिट शेयर करने का, लेकिन क्या करके, बिजनेस रन करके, मतलब बिजनेस तो चलेगा। फिर लास्ट पॉइंट आएगा आपका म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी अपन आगे चल के और डेप्थ में समझेंगे, पहले आपको बेसिक कंसेप्ट से गो थ्रू करवा देता हूं मैं। पहले ये देखो भैया कि पार्टनरशिप जो फर्म है, आपको मैंने अभी बोला कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स,
तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि 2 या 2 से कितने भी ज्यादा हो सकते हैं? नहीं। अब पार्टनरशिप एक्ट तो आपको लिमिट नहीं दिखा रहा है, लेकिन कंपनीज एक्ट का सेक्शन 464 आपको बताता है यहाँ पे रेफरेंस में कि पार्टनरशिप के अंदर सिर्फ 50 मेंबर्स ही होने चाहिए मैक्सिमम। अगर 50 से एक्सीड किया तो आपको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होना पड़ेगा। अब 2 मिनिमम तो 2 है रिक्वायरमेंट, 2 से कम हुआ तो आप 1 पर्सन कंपनी रजिस्टर कर लेंगे। अब चलते हैं एग्रीमेंट वाले वर्ड पे कि 2 या 2 से ज्यादा लोग एग्री करते हैं। अब एग्री का मतलब क्या है? यहाँ पे एग्रीमेंट का मतलब आपको मिलेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, लेकिन वो बाद में देखेंगे डिटेल में, वो उसकी अलग कहानी है। यहां पे एग्रीमेंट का मतलब क्या है उतना ले लेते हैं फिलहाल के लिए। एग्रीमेंट मतलब कि सब राजी हो गए किसी काम के लिए। अब वो राजी कैसे होना चाहिए वो बताना जरूरी है। वोलेंटरी यानी स्वयं इच्छा से आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो वो किसी के दबाव के अंदर नहीं होना चाहिए, धमकी के कारण नहीं होना चाहिए, फ्रॉड के कारण नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण नहीं होना चाहिए। ये 4 पॉइंट भी गए हैं ऊपर से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसका रेफरेंस है। लेकिन अभी के लिए बता दूं तो आपने जो एग्रीमेंट एंटर किया ना पार्टनरशिप में आने का, वो आपकी इच्छा थी, किसी ने दबाव नहीं दिया। इतना मान लीजिए कि आपने अपनी स्वयं इच्छा से उसमें एंटर किया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब बात करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल की। कॉन्ट्रेक्चुअल आपको जो लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे कि रिटर्न एग्रीमेंट, मतलब ये एग्रीमेंट तो किया है, लेकिन अगर रिटर्न कर लोगे तो भैया वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। इसका भी आगे है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रेफरेंस है। काफी सिमिलरिटीज है दोनों एक्ट में। मैं रेफरेंस वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन आपको ये नहीं घबराना है कि भाई पहले एक्ट वो पढ़ना था, क्योंकि वो और भारी है, वो जाएगा दिमाग के ऊपर से। बड़ा एक्ट है, वहां से स्टार्ट करूंगा, आप अभी से प्रेशराइज्ड हो जाएंगे कि इतना कैसे याद रखें। ये सिमिलर सा है, बेसिक टर्म्स में से मैंने इसके अंदर इंडल्ज करके रखी जो आपको समझने में आसानी होगी। कॉन्ट्रेक्चुअल तो आपने काम रिटर्न में कर लिया, यानी जो एग्रीमेंट अपन जो ऊपर देख रहे थे उसको अगर रिटर्न में कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जैसे अब सलमान भाई अपने ऐश्वर्या मैम के साथ जो रिलेशनशिप में थे, वो एग्रीमेंट तो है लेकिन रिटर्न नहीं है, यानी जीएफ और बीएफ वाला रिलेशन जो है उनका, वहां पे रिटर्न नहीं है। अब इससे नुकसान क्या हो सकता है? डिस्प्यूट क्रिएट होगी। अगर मान लो ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप होने के बाद ये इन्हें सू नहीं कर सकते, ये इन्हें सू नहीं कर सकते। यानी सलमान भाई ये नहीं बोल सकते भाई ऐसा ब्रेकअप कैसे कर लिया, और ऐश्वर्या मैम ये नहीं बोल सकती कि इनकी आधी प्रॉपर्टी दे दो, क्योंकि यहां पे रिटर्न एग्रीमेंट की कमी थी। लेकिन अगर अपने अभिषेक भाई के पास चले, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या मैम के रिलेशन पे चले, ये हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है। हिंदू एक्ट के हिसाब से ये मैरिड कपल है, तो ये रजिस्टर्ड है, लीगल है। तो अगर इनका डाइवोर्स होता है तो ऐश्वर्या मैम जो है वो आपसे, मतलब यानी अभिषेक बच्चन से पैसे मांग सकती है, 50% ऑफ द वेल्थ मांग सकती है। उसका पूरा लीगल फॉर्मेट होता है। तो आप समझ रहे रिटर्न एग्रीमेंट की ज्यादा वैल्यू है। आप डिस्प्यूट्स भी अवॉइड कर सकते हैं और इसके बहुत सारे फायदे हैं। सू करना एक उसमें से एक फायदा हो गया कि अगर आपको लगता है आपके साथ फ्रॉड हुआ है, चीटिंग हुई है या कुछ अच्छा नहीं हुआ है, मतलब जो एग्रीमेंट के हिसाब से होना था वैसा नहीं हुआ है, तो आप कम से कम सू कर सकते हैं अगर उसको अपने लीगल टर्म्स पे लेके आए और रिटर्न में किया है तो। अब बिजनेस इन एग्जिस्टेंस, क्या पार्टनरशिप करने के लिए पार्टनर्स का होना जरूरी है, लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, यही जरूरी है, या बिजनेस भी होना चाहिए? तो बिजनेस होना चाहिए, वो एक इसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप का। तो बिजनेस से क्या समझते हैं आप? बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, बिल्कुल आ गया। सर्विसेज भी अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो वो भी बिजनेस है। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आप इसके अंदर प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन भी जोड़ ही लीजिए। प्रोफेशन से क्या मतलब है? प्रोफेशन से मतलब है भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, अपन एक प्रोफेशनल है ना। प्रोफेशनल का मतलब है कि आपके पास स्किल ऑफ एक सेट ऑफ स्किल है, आपने एक ऑथराइज्ड बॉडी से लिया है नॉलेज, आईसीआई है अपना, उनसे लिया है, आप एक्सपर्ट एक फील्ड के। तो अगर सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलके एक काम कर रहे हैं कोई सा, या वो कोई प्रोजेक्ट लेते हैं कि हम यहां पार्टनर कर रहे हैं और एक फर्म रन करेंगे, तो वो पार्टनरशिप फर्म है। और बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म्स फेमस है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। एडवोकेट्स भी ऐसा कर सकते हैं, सारे एडवोकेट मिलके एक पार्टनरशिप में एडवोकेट फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर्स का भी सिमिलर है। ऑक्यूपेशन बहुत ज्यादा अलग नहीं है इससे। ऑक्यूपेशन आप उनके लिए लेते हैं जो कि ना प्रोफेशन में आ गया ना बिजनेस में आ गया। जैसे फार्मर्स, आपको अगर कभी किसी ने पूछा हो 12th में, या आपने कोई फॉर्म फिलअप किया होगा कि व्हाट इज योर फादर्स ऑक्यूपेशन, तो आपने शायद फार्मर लिखा हो, क्योंकि ऑक्यूपेशन सुनते ही आप फार्मर लिख देते हैं। तो फार्मर भी अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा फार्मर्स साथ में आए और लीज पे एक लैंड ले ली कि हम इस पे भाई खेती करेंगे, 4-5 महीने तक इस पे खेती करेंगे और इससे जो भी प्रोडक्शन आएगा उसको बांटेंगे, तो पार्टनरशिप तो हुई ना। बिजनेस नहीं है, प्रोफेशन नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप जरूर है यहां पर। फिर अब भाई
बिजनेस का मतलब लीगल बिजनेस होता है, इलीगल बिजनेस नहीं। चार दोस्तों ने सोचा हम करेंगे चोरी, होने आने वाले पैसे को कर लेंगे, बांट लेंगे भाई अपन, तो ये आपकी पार्टनरशिप तो नहीं है। सीधी बात है, ये है इलीगल, तो ये तो हो गया वॉइड ऑफ इनिशियो। वॉइड ऑफ इनिशियो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अच्छे से समझेंगे। अभी से ऐसा बता दूं कि ये एग्रीमेंट करना शुरू से ही मना है, कि लीगली कानून ने मना करके बोला भाई चोरी तो इलीगल ही है ना, ये आप कर ही नहीं सकते हो। नो बिजनेस, नो बिजनेस कैसे होगा भाई? दो दोस्त हैं, उन्होंने कभी तो एक जमीन या प्रॉपर्टी उनके नाम पे आई है, इमोबाइल प्रॉपर्टी है, वो बेचते हैं उसको और उससे होने वाले प्रॉफिट को बांट लेते हैं, तो अब ये पार्टनरशिप हो गई क्या? नहीं, वो बस एक इमोबाइल प्रॉपर्टी होल्ड करते थे, उसको बेचा, उससे प्रॉफिट रिटेन किया उन्होंने, अपने अपने पास बांट लिया। लेकिन ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि यहां पे बिजनेस नहीं है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी, उसको सेल करके उन्होंने कमा लिया। लीगल बिजनेस क्या होते हैं मैंने आपको बता ही दिया है। ट्रेडिंग कर रहे हो तो लीगल है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो लीगल है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज लीगल है, आपको मैंने प्रोफेशंस बताए वो बिल्कुल लीगल है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि मान लिया बिजनेस भी है, लीगल एग्रीमेंट भी है, सब चीजें बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपने कमाने के लिए नहीं खोली ये पार्टनरशिप फर्म। मतलब आपने जो ये स्टार्ट किया है कमाने के लिए तो नहीं किया है। अब इसका क्या मतलब है? सलमान भाई, अपने सल्लू भाई, फेवरेट आदमी एकदम, इन्होंने क्या किया कि बिंग ह्यूमन स्टार्ट किया, हालांकि इनका एनजीओ है। अगर ये अगर बोलते कि भैया मैं पार्टनरशिप चालू करना चाहता हूं अरबाज खान और सोहेल खान, इनके प्यारे भाइयों के साथ, अगर ये बोलते कि मैं पार्टनरशिप फर्म खोलना चाहता हूं जिसके अंदर मैं कमाऊंगा नहीं, प्रॉफिट अर्न करना मेरा मोटिव नहीं है, अगर ऐसा बोलते तो ये पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये एक इसेंशियल एलिमेंट है। आपको अगर पार्टनरशिप प्रूव करना है ना, तो उसके अंदर मोटिव जो है प्रॉफिट अर्न करने का होना ही चाहिए। अब अगर आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है तो फिर कहां जाएंगे आप? फिर कहां रजिस्टर हो सकते हैं? तो सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट, दरवाजा बिल्कुल खुला है कंपनीज एक्ट के अंदर आपके लिए। एनजीओ के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज काफी सारी हैं, जिनके स्पेशल बॉडी जो बनाई गई है उसके अंदर रजिस्टर हो जाइए। एनजीओ, ट्रस्ट, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उधर जाइए। लेकिन आप पार्टनरशिप के लिए, आप पार्टनरशिप एक्ट आपके लिए दरवाजे बंद कर देगा अगर आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपने आज तक पढ़ी है और जो अब पढ़ोगे, पार्टनरशिप का आपको सबको जनरल नॉलेज है, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर एक इसेंशियल एलिमेंट है जो उसके लॉ से जोड़ता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा सीखने वाली बात है, और वो है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का अगर हिंदी में मतलब सिंपल भाषा में अगर आपको बता दूं तो उसे होता है कि समझौता, आपसी समझौता, कि आपस में उनकी ऐसी समझौता है कि वो एक दूसरे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। सिंपल भाषा में अपन यहां पे देख लेते हैं, जो सिंपल लिखा हुआ है मेरा, एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एंड एजेंट टू ईच अदर। मतलब हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है आपस में। कैसे? अगर एक पार्टनर फर्म के बिहाफ पे थर्ड पार्टी से डीलिंग कर रहा है, कोई से भी गुड्स खरीद लिए, मान लीजिए आप गुड्स खरीदे, तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सभी की हो गई ना, क्योंकि उसने फायदा किसका सोचा? फर्म का। डील कर रहा है थर्ड पार्टी से, तो जो भी पेमेंट बियर करना होगा वो सबको करना है। अब एजेंट कौन हो गया यहाँ पे? ये जो गया है ये एजेंट हो गया, और बाकी सारे हो गए प्रिंसिपल, कि हमारे बिहाफ पे कर रहा है, मतलब उससे होने वाले फायदे और नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे। म्यूचुअल एजेंसी इसे ही कहते हैं कि आपसी समझौता है कि जो तू करेगा वो हम भी भरेंगे, और जिससे जो तू करेगा फर्म के लिए हमारे बिहाफ पे, उसका फायदा हो या नुकसान वो हम बियर जरूर करेंगे। इसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, और ये एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। तो आपने सबसे पहले उसके अंदर देख लिया था भाई कि पार्टनर कितने होने चाहिए, उसके बाद दूसरा आपने देखा प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, बिजनेस एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है, म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है। अब आते हैं माइनर, मतलब आपको क्या लगता है कि पार्टनर्स की लिमिट जो 50 है उसके अंदर माइनर को भी एडमिट किया जा सकता है या नहीं? इसको डिटेल में देखना है। माइनर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, मेरे हिसाब से वहां पे ज्यादा बेटर रेफरेंस है उसका। अभी के लिए आप इतना समझिए कि माइनर 18 साल के नीचे का बच्चा अगर कोई है, उसे पार्टनरशिप में आप लेना चाहते हैं तो क्या आप ले सकते हैं? ले सकते बिल्कुल, लेकिन 2 क्राइटेरिया है यहाँ पे। पहला क्राइटेरिया आपका आ जाता है कि वो जितने भी पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, उन सबका कंसेंट उसके अंदर होना जरूरी है, कि सभी पार्टनर्स एग्री करते हैं कि हाँ हम इसे एडमिट कर सकते हैं एज अ पार्टनर। और दूसरा, ये कर सकते हैं आप लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए, फायदा हो तो बच्चे को दे दो, वरना नहीं जरूरत है उसकी। क्योंकि अगर सिंपल क्राइटेरिया बताता हूं, जैसे अमित जी और आमिर खान, ये दोनों हैं, इन्होंने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी, प्रोडक्शन हाउस चालू कर दिया नया, उठ के सुबह
पैसे वाले लोग हैं भाई, कर देते हैं। तो चालू कर दिया इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस। अब आराध्या मैम, तुमको पता ही है, आराध्या अमिताभ जी की डॉटर, क्या बोलते हैं उसे, पोती, हाँ पोती है। तो इनको एडमिट करने की इच्छा हुई इनकी। तो अब सिर्फ अमित जी अगर बोले कि एडमिट करना है तो हो जाएगा क्या? प्रॉफिट के लिए एडमिट करना है, अमित जी ने बोला तो हो जाएगा क्या? नहीं। कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, माइनर कैन बी एडमिटेड बाय कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स अगर एग्री करते हैं कि हाँ हम इसे एडमिट करना चाहते हैं और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही करना चाहते हैं या उसके बेनिफिट्स के लिए करना चाहते हैं, तो आप एडमिट कर सकते हैं। अब दोनों एग्री कर गए कि हाँ बिल्कुल एडमिट करते हैं, लेकिन प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट के लिए एडमिट करना था वो वाली लाइन मिसिंग हो गई, तो भी वो पार्टनर की तरह एडमिट नहीं की जा सकती और लीगल तो बिल्कुल ही नहीं माना जाएगा उसको। अब इसको आपकी भाषा में समझा दो। अब जब आप सीए जर्नी के अंदर आ ही चुके हैं तो आपकी भाषा में अगर समझाऊं तो 2 क्राइटेरिया है भाई। पास होना है तो 40 मार्क्स तो लाने हैं, पहला क्राइटेरिया हो गया। 200 भी लाने पड़ेंगे एग्रीगेट के लिए। 4 सब्जेक्ट में 40 लाओगे 160 होते हैं, तो आप बोलोगे पास कर दो। नहीं, आईसीआई बोलेगा दूसरा क्राइटेरिया भी है, 200 भी लाने पड़ेंगे। अब आपके 200 आ गए, लेकिन आपने बोला भाई लो में मेरे 30-80 आए हैं, तो फिर वो बोलेंगे नहीं नहीं, एक क्राइटेरिया हुआ है, दूसरा क्राइटेरिया बाकी है। वैसे ही यहां पर भी है, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स होना जरूरी है। एक भी छूटा तो काम नहीं देगा। सबका कंसेंट हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रॉफिट के लिए या बेनिफिट के लिए, सामने वाले के बेनिफिट के लिए ही एडमिट करना है। पार्टनर अगर माइनर है तो कर सकते हैं। तो माइनर का ये रोल था, क्लियर समझा दिया गया है। और डिटेल में अगर देखना है कि माइनर कैसे, उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं, कहां तक उसे छूट देके रखी है, कहां उसे गिल्टी माना जाएगा, ये सब आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर बहुत इंटरेस्टिंगली बताऊंगा मैं।